यशवंत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आज छठ पूजा है, तो छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती थी और आज कोविड का दौर चल रहा है तो लोग थोड़े से नर्वस है, कहीं उनके मन में दुख है। तो एक तो हमारी जनता के लिए और जो आजू बाजू की आपके जो वार्ड के अध्यक्ष है या फिर जो परिवार लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या फिर क्या बधाई देना चाहेंगे? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हूं और मुंबई कांग्रेस की तरफ से छठ व्रती जो भी छठ की पूजा आज करने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने उपवास रखा है, ऐसे तमाम भक्तों को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और स्पेशली उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से मैं उनको बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने भी पूछा कि छठ पूजा पहले बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी और इस समय कोविड का समय है और कोरोना वायरस का संक्रमण आप जैसे देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में तो इस समय कंट्रोल में है, लेकिन कुछ शहर आज भी ऐसे हैं जहां पे कि फिर से कोविड अपना रूप फिर से दिखा रहा है। और अगर हम यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो चूंकि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल हैं उसको नहीं फॉलो करने के कारण आज आप देख रहे हैं कि वापस से कोविड फिर से वहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे मुंबई में 30 से 40% उत्तर भारत के लोग रहते हैं और जो छठ का त्योहार है वो स्पेशली उत्तर भारत का एक बहुत ही धार्मिक त्योहार है, जिसमें कि आप देखिए कि जैसे लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को प्रणाम किया जाता है, अगर आपने सुना होगा तो एक ऐसा पहला त्योहार है या एक पहला ऐसा आप कह सकते हैं प्रयोजन है जिसमें कि अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है और अगले दिन फिर से वही छठ व्रती जो कि पिछले 2 दिन से उपवास रखते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए और स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके दीर्घायु के लिए छठ देवी की पूजा की जाती है। और अगले दिन समुद्र के किनारे, जैसे हमारे मुंबई में समुद्र के किनारे हैं, ऐसे ही गांव वगैरह में आप देखिए तो तालाब होता है, नदियां होती हैं, ऐसे किनारे पे आके अगले दिन फिर से सूर्य को, उगते हुए सूर्य को फिर अर्घ दिया जाता है और इसके बाद में इसका समापन होता है। तो चूंकि कोविड का समय है और महाराष्ट्र शासन ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा फैसला लिया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये हमारे हक में है। अगर आप बात करते हैं, आपने पिछले बार भी देखा होगा कि पूरा जिस समय आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय आपको आने जाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रैफिक के कारण आप आ जा नहीं सकते थे। मैं सभी छठ व्रतियों को और जो भी इसके उपासक हैं, मैं उनसे केवल इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि आप कोविड की गंभीरता को आप समझिए, आपके हित के लिए आप इस व्रत को रखने का आपका पर्पस क्या है, आप इस व्रत को क्यों रखते हैं, ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे, इनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। कोई नुकसान ना हो मतलब किसी भी तरह की कोई इनको परेशानी ना हो। तो आज महाराष्ट्र शासन ने भी, गवर्नमेंट ने भी जो ये आज फैसला लिया है, बहुत पसोपेश के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40% उत्तर भारत के लोग रहते हैं, मुंबई में स्पेशली आप देखें तो। और इस फैसले को लेते समय हम लोगों ने इवन मांग भी की थी मुख्यमंत्री जी से और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं एकनाथ गायकवाड़ जी से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बालासाहेब थोरात जी से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ व्रतियों को अलाउ किया जाए ताकि वो समुद्र के किनारे पे जा सकें। लेकिन चूंकि बहुत सारे देखिए, जब कोई डिसीजन लेना होता है तो एक हमको ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम किस तरह से बचाया जा सके इस चीज से। तो अल्टीमेटली डिसीजन यही हुआ कि नहीं भी हम इस बार रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे उत्तर भारत के लोग भी जो हैं समझदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं,
तो उस इन चीज़ों को समझेंगे कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो उनके हित के लिए लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लोग काफ़ी समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो समझेंगे कि आज जो डिसीजन लिया गया है, जैसे वो छठ देवी की पूजा करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो, उसमें जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो अपने बच्चों के लिए इसके व्रत को रखा जाता है। तो आज हम ऐसा मान लेते हैं कि सरकार ने भी जो आज ये फैसला लिया है, हम अगर उनके बच्चे हैं तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही महाराष्ट्र शासन ने इस फैसले को लिया है। और इस फैसले के साथ में उत्तर भारत के सभी लोग, उत्तर भारत के सब इसके लोग इसके साथ में हैं, इस फैसले के साथ में हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक छूट दी है, मतलब मस्जिद मंदिर खोले हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, धार्मिक प्रतिष्ठान खोलना, आप देखिए पिछले 9 महीने से लगातार अगर आप देखते हैं तो लोगों के अंदर एक अलग टाइप का डिप्रेशन टाइप के डिसीज जो हैं, आप देखिए कि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो भी डिफिकल्टीज हैं या जो वो परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो कहीं वो शेयर नहीं कर सकते। आज हम मंदिर और मस्जिद में जाते क्यों हैं? आज हम मंदिर और मस्जिद में जाते हैं ताकि वहाँ पे हमको एक नेचुरल पावर मिलती है, एक हमको एक सपोर्ट मिलता है। हम अपनी बातों को हम कह सकते हैं, भगवान हो, अल्लाह हो, या आप जीसस क्राइस्ट हो, मतलब कहीं पे भी आप गिरजाघर ले लीजिए, मस्जिद ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, वहाँ पे जाने का हमारा ये होता है कि हमको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है उसके कारण हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है वो हमारा बढ़ता है। तो जो डिजीज है, जो आज हम जिस दौर से पिछले 9 महीने में जिस दौर से आज हम गुजरे हैं, उस दौर से बाहर निकलने के लिए इस चीज की बहुत आवश्यकता थी, ताकि हम जाके अपने जो हमारे सबसे बड़े गुरु जो होते हैं या जो हमारे सबसे जो करीब होते हैं, जिनसे हम अपनी सब कुछ चीजें हम शेयर कर सकते हैं, वो हमारे अल्लाह हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। और गुरुद्वारे में आप जाके गुरु नानक जी के साथ आप रूबरू हो सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र शासन ने जो फैसला लिया है, ये फैसला सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अगर हम मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे और गिरजाघर में अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया निर्देश है, आपको उसका पालन करना चाहिए। यशवंत जी, जब कोविड आया था उस वक्त लोगों के घर में खाने को प्रॉब्लम थी, उस वक्त आपने एक मोर्चा संभाला था, लोगों खुद आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और आप खुद जब मतलब लोगों को खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा उस वक्त? क्योंकि आपकी भी फैमिली है और लोग बहुत डर रहे थे, खिड़की से भी नहीं झांक पा रहे थे, इतना डर रहे थे लोग, तो आपको कहीं डर नहीं लगा इसका? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। मुझे लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन अ सोसाइटी और इन अ फैमिली वेयर ऑल द फैमिलीज एंड ऑल द मेंबर्स आर सपोर्टिंग मी। मुझे इस चीज़ का बहुत गर्व है कि मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सब मेरे साथ में खड़े होते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। डर कहीं तो एक डर था सच में, अगर आप पूछें तो, लेकिन ये लगता था कि अगर मैं इस डर के साथ अगर रह गया तो मेरे में और फिर बाकी के लोगों में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। अब जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों की सेवा करूंगा तो ऊपर कोई तो एक ऐसी शक्ति बैठी है, उसको आप ईश्वर कहें, उसको आप अल्लाह कहें, उसको आप जीसस क्राइस्ट कहें, उसको आप गुरु नानक कहें, कोई तो ऐसी एक शक्ति बैठी है जो आपको कंट्रोल करती है। और मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। इवन मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि कोई एक शक्ति है जो आपको चलाती है। तो मुझे लगा कि अगर हम लोगों के लिए अगर सेवा करेंगे तो हमको देखने वाला जो ऊपर बैठा है वो हमको कंट्रोल करेगा और हमको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देगा। और मैं आपको बताता हूँ, 2 बार मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा इस ड्यूरेशन में, और दोनों बार मुझे डर तो लगता था, लेकिन मेरे अपने लिए नहीं लगता था, मेरी फैमिली के लिए लगता था। बच्चे हैं, मम्मी हैं, और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो डर तो ये लगता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन भी घर से मिलता था। अम्मा हैं, वो कहती थी कि नहीं बेटा बाहर निकलो, अदरवाइज जो भूखे हैं उनको कौन देखेगा। और वाइफ जो है मेरी,
डॉक्टर वंदना सिंह, वो भी मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। और आप जैसे दोस्त हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे उस ड्यूरेशंस में। तो कुल मिला के मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि पिछले 9 महीने से मैंने जो काम किया है उसका मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। और लोग आज भी, जिन लोगों को मैंने गांव भेजा है, जिन लोगों के लिए मैंने ट्रेन का बंदोबस्त किया, जिन लोगों के लिए मैंने खाने का बंदोबस्त किया, ये आप देखिए, आप एक आपको ऊपर वाले ने इतना सौभाग्यशाली बनाया है कि आप किसी को कुछ दे सकें। तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे खुद को ये ऐसा एहसास होता है कि आप दे सक रहे हैं, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है। आपसे कोई कुछ मांग रहा है, वो उसकी महानता है कि आपसे कोई मांग रहा है और आप देने लायक हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा। आप लोग तो देख रहे थे कि मैं खुल के, और चाहे लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स की गाड़ियां हो, चाहे बोरीवली से गाड़ियां छूट रही हो, लोगों के साथ काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था हमारे। मुझे आज भी याद है कि बाजीराव खाड़े जी जो यूपी के प्रभारी हैं, जो सह प्रभारी हैं प्रियंका गांधी जी के साथ में, उनको कहीं से मेरे बारे में पता चला था और वो मेरे साथ में कोऑर्डिनेशन में थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप काम करते हैं, आपका रिकग्नाइजेशन भी होता है। और हम ऐसी पार्टी से हैं जहाँ पे कि नेहरू और गांधी परिवार के लोग 10-10 साल तक साथ जेल में रहे हैं। तो आप जरा उनके बारे में सोचिए ना। हम तो यहाँ पे कम से कम यही रिस्क ले रहे थे। ऐसा परिवार है कि जो आज़ादी के समय में देश को आज़ाद कराने में 10-10, 15-15 साल तक लोगों ने जेल में काटा है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, क्योंकि हम इसी समाज की एक संरचना है, इसी समाज की एक रचना में रहना है हमको, तो हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए और जो जिसकी जो कैपेसिटी है वैसे उसको हेल्प करना चाहिए। यशवंत जी, जैसे कि कोविड ने बहुत लोगों को मार दी है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां हुई है, तो अभी फिलहाल जो है कि स्कूल की बड़ी इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि कहीं स्कूल जो है बच्चों लोग को प्रेशराइज कर रहे हैं, फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं फीस के बारे में, जो दे नहीं पाते हैं या फिर कैपेबल नहीं है फिलहाल। तो उस बारे में क्या विचार है आपके? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई कांग्रेस में मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का। उसके साथ साथ में सर जीपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम पे हम पूरे भारत भर में 23 ऑर्गेनाइजेशंस हम चलाते हैं, जो कि सर जीपी के नाम से हैं। उसमें लोअर केजी से लेकर हायर स्कूल्स तक हैं, बीएड कॉलेज हैं, डीएड कॉलेज हैं, नए कॉलेजेस हमारे आ रहे हैं ग्रुप के। आपका जो क्वेश्चन है वो वाजिब है। एक्चुअल में 23 तारीख से गवर्नमेंट का एक जी आ रहा है महाराष्ट्र के लिए। बहुत सारे प्रदेशों में स्कूल स्टार्ट भी किए गए हैं, कुछ जगह पे स्कूल स्टार्ट हुए फिर वापस से शट डाउन करने की कंडीशंस आ गई है। अभी आज का आप केस देखें तो आज गुजरात को वापस से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, वो गवर्नमेंट आप देखिए हर चीज को बहुत बखूबी और बहुत सोच समझ के फैसला ले रही है। बहुत सारा प्रेशर होता है लगातार। आप पिछले 4-5 महीने से आप देखिए तो एक डेट्स आते हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। स्कूल इस डेट से चालू होगा, फिर पोस्टपोन होगा, फिर इस डेट से चालू होगा, फिर पोस्टपोन होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई में, जहाँ पे कि काफी रेड जोन एरिया है, जिसको आप कंटेनमेंट जोन एरिया बोल सकते हैं इसमें, उस एरिया में 31 दिसंबर तक स्कूल वापस से क्लोज डाउन करने के लिए जीआर आ चुका है मुंबई शहर में। बाकी के जहाँ पे कोविड के केसेस नहीं है, ऐसे जगह पे 23 तारीख से प्रिपरेशंस करके और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए, मतलब टीचर्स का आपका टेस्ट होगा, बच्चों के थर्मल स्कैनिंग होगी और बाकी जो भी गवर्नमेंट के जीआर आए हैं उसके सबके एक एक पहलू पे उस पर ध्यान रखते हुए उसको जीआर को बनाया गया है। और उसमें बच्चों का प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर स्कूल चालू करना है तो आपको पहले पेरेंट्स का आपको कंसेंट लेना है, उसके बाद में फिर बच्चे आ सकते हैं, उसके पहले आपको सैनिटाइज करना है। बहुत सारी चीजें आपको उस जीआर में मिल जाएंगी जिसके कारण कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी बच्चों को स्कूल भेजना या न भेजना वो टोटली वो पूरा का पूरा पेरेंट्स के कंसेंट लेटर पे होगा, न कि कोई स्कूल प्रिसाइज करेगा कि भाई आप भेजिए।
अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो 10th और 12th के जो एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसको कि महाराष्ट्र शासन ने ऑलरेडी 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब एग्जाम्स हमारे जो होंगे 10वीं और 12वीं के, वो मई महीने में होंगे। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड जो है, क्योंकि हमारे स्कूल्स आईसीएसई बोर्ड्स के भी चलते हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स भी हम लोग चलाते हैं, तो वहां पे अभी भी डिसीजन अभी आया नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद उसको भी मई महीने में उसको पोस्टपोन किया जाएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन। अब आपको कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे कि आपको 2 साइड में रह के फिर आपको एक डिसीजन लेना होता है, फर्म डिसीजन लेना होता है। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 23rd से स्कूल चालू होगा, तो हम डिसीजन के साथ हैं, लेकिन उसके साथ में आप देखिए पैरेलल गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया कि जहां पे कंटेनमेंट जोन सबसे ज्यादा बॉम्बे में, तो वहां पे हम स्कूल 31 दिसंबर तक नहीं चालू करेंगे। जहां पे कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पे आप स्कूल चालू कर सकते हैं विथ प्रिकॉशंस। तो मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट तो कहीं से करना होगा, और जैसा मैं मान के चल रहा हूं कि शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि आपको कोविड के साथ में जीना भी सीखना होगा, क्योंकि अभी जो थ्योरी जो चल रही है कि बहुत सारे कंपनीज, चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं रह चुका हूं, मैं R&D में ही मैंने काम किया है इप्का लेबोरेटरीज में, तो मुझे पता है जो प्रोसेस होता है आपका, जो नए वैक्सीन लाने के प्रोसेस। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये फरवरी में आ जाएगा और सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि ये सब कुछ जो है वो इम्यूनिटी बेस्ड है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको डिजीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपको डिजीज होगा ही नहीं। या मैं आपको बताता हूं, आज हम हर्ड इम्यूनिटी के सिस्टम से आज हम गुजर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर आज आप टेस्ट कराते हैं तो आपके अंदर इसके जो वायरस होते हैं उसके एंटीबॉडीज आपके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब कि आपको टच करते हुए चला गया। मैं मेरी खुद की बात बता रहा हूं, मैं जिस समय सेकेंड टाइम में जब मैं क्वारंटाइन था तो मैंने मेरा टेस्ट कराया, तो मेरे अंदर खुद के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट था। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोविड टच किया और वो यहां से मेरे बगल से निकल गया। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उसके साथ में हमको चलना चाहिए। उसके बावजूद भी एज ए पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट्स हूँ, आप भी पेरेंट्स हैं, तो हमको डर तो एक लगता है कि भाई हमको, तो आपको प्रोटेक्ट करिए। और हम जो स्कूल चालू करने की बात कर रहे हैं वो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल चालू करने की बात कर रहे हैं, लोअर क्लास के स्कूल अभी भी नहीं चालू किए जाएंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि फीस को लेकर प्रिसाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का क्लियर कट GR है कि पेरेंट्स को पूरा समय मिलना चाहिए, पेरेंट्स को आप प्रिसाइज किसी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, और उसमें जो एक्टिविटीज आप नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, जो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, ऐसे सब एक्टिविटीज की फीसें आपको नहीं चार्ज करनी चाहिए। तो सर जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जहां तक मैं बात करता हूं, वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिसीजन जुलाई के महीने में हमने डिसीजन ले लिए। जो एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं हम वो फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, और बस सर्विसेज जहां पे आप नहीं देते हैं तो बस सर्विसेज की भी फीस हम नहीं चार्ज कर रहे हैं। मैं सभी जो भी स्कूल के संचालक हैं, जो भी स्कूल चलाते हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय यही पेरेंट्स हैं जो आपके स्कूल को स्टेब्लिश करते हैं, यही पेरेंट्स हैं जब नॉर्मल समय होता है तो आपको टाइम टू टाइम फीस पे करते हैं। इस समय कंडीशंस नहीं ठीक है, तो मुझे लगता है कि एज ए स्कूल ऑर्गेनाइजर हमको भी चीजों की समझनी चाहिए कि हम उनके साथ में खड़े रहें। पेरेंट्स, एक साल निकल जाएगा, अगले साल से फिर आपके साथ में पेरेंट्स कंधा से कंधा मिला के चलेगा। तो मुझे लगता है कि हमको इन चीजों को हमको भी समझने की जरूरत है और पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। शर्मा जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले कि बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यशवंत सिंह जी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत बड़ा नाम है, लोकप्रिय है, तो उनके बारे में आपके क्या विचार है और क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे बड़े भाई हैं, जितना इनका नाम है उससे भी अच्छा ये है, जितना अच्छा नाम है उससे अच्छा भी ये है। इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको चाहते हैं, लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे, मैं तो यही कहूँगा, और दिन पर दिन भैया को तरक्की के ऊपर ले जाए। बस इतना ही मेरा कहना है भैया के विषय में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए यशवंत जी। धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।